हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट लेकर आया हूं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कॉइल रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब देखो स्टूडेंट, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे बना हुआ, देखिए ऐसे बना है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल ऐसे देखिए घुमाई जा रही है, ऐसे देखिए ऐसे घुमाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे ये घूम रही है। देखिए, देख रहे हैं। अच्छा देखो स्टूडेंट, किसी समय घूमते समय कॉइल हमारी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे डायग्राम में देखिए, तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी उस कंडीशन में, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर ऐसे होगा, हमारा ऐसे होगा, तो ये एरिया वेक्टर इसका बना हुआ है। ठीक है, कॉइल के लिए एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने सपोज कर लिया कि हम जो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए कॉइल पी क्यू आर एस इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, then angular displacement of the coil in time small t theta is equal to omega t। ये तो होता है ये फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब एरिया ऐसे घूम रहा है तो यहाँ देखो, जब ऐसे था, ये ऐसे है, तो इस समय तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ऐसे हो गया तो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कॉन्टिन्यूअस एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें कॉन्टिन्यूअस एरिया चेंज हो रहा है तो हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज्ड फ्रॉम द कॉइल फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको अगर हम ओपन कर दें तो निकल आएगा बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये। ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड across the coil, यानी कॉइल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी लिखते हैं। एन क्या है स्टूडेंट, एन है नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, यानी अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो भी होगी उसका यहाँ हम लोग यूज करते हैं फार्मूले में। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, न्यूमैन्स लॉ है ये। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है इन द कॉइल। ठीक, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, टर्न इन कॉइल। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ जो बी ए कॉस थीटा है उसको ले आके मैं यहाँ रख सकता हूँ, तब हमारा क्या रिजल्ट बनेगा। देखो स्टूडेंट, E इज इक्वल टू माइनस का एन डी, अब बी
अब फाई बी की वैल्यू हमने क्या रख दिया, बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी आ गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, बी ए तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस का एन बी ए बाहर निकल आया, एन बी ए तो जो टाइम के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया ओमेगा। अब इसका cos थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा की जगह ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम देखो स्टूडेंट, पीक वैल्यू यानी पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। इसका एक और नाम है एम्पलीट्यूड, इसका एक और नाम है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सब इसके लिखे जाएंगे, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पीक वैल्यू के लिए हमारा क्या इसमें है, साइन थीटा है। साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, तो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ईएमएफ। ठीक है, जो ईएमएफ डेवलप्ड हुआ है, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बना है, उसकी पीक वैल्यू, ठीक है, इसको अधिकतम मान कहते हैं, धारा का अधिकतम मान। ठीक है, या वोल्टेज है यहाँ तो वोल्टेज का अधिकतम मान इसको कहेंगे। तो पीक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ई नॉट हो जाएगा आई एन बी ए ओमेगा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 1 रख देंगे, तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा। ठीक है, इक्वेशन देखिए बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये सब फार्मूले हैं इसलिए इक्वेशन बनाए जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अगर पीक वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, एन बी ए ओमेगा किसकी पीक वैल्यू, वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ईएमएफ ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसमें। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, एन बी ए ओमेगा की वैल्यू यहाँ ई नॉट है तो इसको हम ई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो इक्वेशन 3 से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, ये हमारा फार्मूला हुआ अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, इसी को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, दिस इज फार्मूला फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द रोटेटिंग कॉइल और रिवॉल्विंग कॉइल। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लाए हैं इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए प्योर रजिस्टर। रजिस्टर वो होता है जिसमें
कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस पर अप्लाई है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि वी नो दैट इन ए रेजिस्टेंस we know that in a resistance if current is I then potential difference V is equal to IR. if current is I then potential difference क्या होता है, V is equal to IR, ठीक है। लेकिन अब जो पोटेंशियल इसका है यही यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू IR आ गया। इसका मतलब V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आ गया, देखिए IR इज इक्वल टू V है हमारा, तो V की जगह हम लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब R को हम इधर कर दें तो I इज इक्वल टू V0 अपॉन R हो गया, ठीक है, साइन ओमेगा टी हो गया। इससे हमारा I का फार्मूला आ गया I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर रेजिस्टेंस में जो करंट के लिए फेज है साइन ओमेगा टी, वही फेज हमारा वोल्टेज के लिए, दोनों का सेम फेज है साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी ही इसकी फेज होती है, ठीक है। जो भी ये ओमेगा टी या इसके साथ जो भी एंगल वगैरह अटैच होंगे वो फेज में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेज दोनों का सेम है, यानी जो वोल्टेज का इक्वेशन जैसा है वैसा ही करंट का है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाए देखो स्टूडेंट, तो पहले हम इससे बना सकते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपान टी, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी इंटू टी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख के पुट करेंगे। वैल्यू कौन कौन सी रखेंगे, टी इज इक्वल टू 0, T/4, T/2, 3T/4, ठीक, और टी आ जाएगा। ऐसे ही आगे आप वैल्यू 1/4 टाइम पीरियड का डिफरेंस करके ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमारा जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, हम यहाँ शॉर्टकट में आपको ग्राफ बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे बनता है कि जो हमारा 0 पर जो है साइन 0 हो जाता है, टी की वैल्यू 0 रख देते हैं, साइन 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ग्राफ यहाँ से होगा। अब अगर हम t की वैल्यू T/4 रख दें तो देखिए यहाँ T/4 रखिए तो क्या आएगा, देखिए 2 पाई अपॉन टी इंटू T/4 अगर ऐसे रखेंगे तो ये t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 पाई/2 यानी 90 डिग्री हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू V0 हो जाएगी जो है, तो V0 हो जाएगी। तो हम लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे आगे बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा T/4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा T/2, ये आ जाएगा 3T/4, फिर आ जाएगा T, और ऐसे आगे 5T/4, ठीक है, और ये आ जाएगा 3T/2। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो अपना बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा 0 हो गया। अब देखो यहाँ से हमारा जो है T/4 पर V0 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ वोल्टेज V0 हो गया, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट बना लीजिए। अब देखो नीचे भी वैसे V0 के लिए बना लीजिए, ऐसे V0, यहाँ V0 माइनस का हो गया, ठीक, और यहाँ V0 हो गया प्लस का, ठीक है। अब देखो 3T/4 पर नीचे आ जाएगा, फिर 5T/4 पर आप वैल्यू रख के इसमें t की वैल्यू निकालेंगे। जो साइन की वैल्यू आएगी वो पहले इस पर आएगा V0, इस पर आएगा 0, इस पर आएगा माइनस V0, इस पर आएगा 0, इस पर आएगा प्लस का V0, इस पर आएगा 0, और ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा जो, ठीक है।
अब अगर इनको हम ऐसे मिला दें, देखो स्टूडेंट, ऐसे ग्राफ बनता है ये ऐसे। ठीक है, ऐसे आप बनाते चले जाइए, ग्राफ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। हम देखो स्टूडेंट, ऐसे ही हम आई नॉट के लिए भी ग्राफ इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और आई की वैल्यू आप जानते हैं, करंट 5 एम्पियर 20 एम्पियर ऐसे हमारे घरों में आती, वोल्टेज 220 वोल्ट आता है, तो यानी करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अधिक होता है। तो इसलिए हम करंट को ऐसे लेते हैं, पर इसका ग्राफ सेम बनेगा, ऐसे बन जाएगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करंट देखे बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, बस इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा दोनों। तो जो करंट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्हीं इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल करके करंट का और वोल्टेज का ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, हमने टी की वैल्यू पर बी की वैल्यू क्या आई और आई की वैल्यू क्या आई, ऐसे टेबल बनाया है। ठीक है, आप इसी से वैल्यू निकालेंगे, v का v नॉट साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू आप पुट करेंगे ऐसे। तो जब इसमें वैल्यू रख के आप निकालेंगे, तो जब t की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। साइन की वैल्यू इससे आप निकालेंगे, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई टी इंटू टी क्या है, देखो स्टूडेंट, टी है टाइम पीरियड जिसमें अल्टरनेटिंग करंट 1 साइकिल कंप्लीट करती है। वो सब टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है। ठीक है, अब यहाँ जैसे जैसे वैल्यू इसी में रख के आई की निकालेंगे, तो जैसे वी नॉट आ रहा है वैसे आई नॉट, ये 0 तो ये भी 0, इसका मतलब सेम फेज है दोनों में सेम फेज है। ग्राफ ऐसे मिला मिला के आप चाहें तो बना लेंगे, बढ़िया आपका ग्राफ भी बन जाएगा 3t/2। ठीक है, हमने यहाँ तक आपका बनाया है, आप ये जो है आगे ऐसे बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, मिला मिला जिस पॉइंट पर जो आया उसको वहाँ मिला दिया। जैसे देखिए यहाँ 0 आया दोनों का, तो ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ t/4 पर v नॉट आया, तो देखिए t/4 पर v नॉट, यहाँ ग्राफ ऐसे मिला दिया हमने। फिर आई का आया, आई नॉट आया, तो आई नॉट का यहाँ हमने बनाया, तो आई नॉट ऐसे मिला दिया। फिर t/2 पर दोनों वैल्यू 0 आई है, तो 0 आई तो यहाँ मिला दिया। फिर ऐसे ही वैल्यू आप खुद लेकर खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब हम लेकर आए हैं इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए प्योर इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल। ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरक। तो शुद्ध प्रेरक में प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यह एक प्रेरक है, तो इस पर जो पहला हमारा वोल्टेज V अप्लाई हुआ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है ये कंटिन्यूअस चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हमने सपोज कर लिया कि इसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट di/dt है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन करंट इज di/dt, then induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, in the inductor, coil है इंडक्टर इसको लिखते हैं। ठीक है, इन द इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस का L di/dt होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, एक वोल्टेज यहाँ पे लिखा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये सिंबल है, ऐसे लगाते हैं सिंबल इसका ऐसे जो है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस वोल्टेज की जो करंट है उसकी चेंज होने की रेट ऑफ करंट कितना है, di/dt है।
रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। अब इस पर जो टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज हमारा होगा ई और प्लस वी होगा, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ना इसमें है ना इसमें है। तो जब इनमें दोनों में रेजिस्टेंस जीरो है, प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये हमारा सोर्स ही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो इसमें आई आर हमारा जो आएगा, ये आर की जगह हम लोग इसको जीरो ले सकते हैं ना, इसको जीरो ले लेंगे जो है, क्योंकि आर हमारा जीरो है। ई की वैल्यू हमारी क्या हुई, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, अब प्लस का आया v की वैल्यू हमारी क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू हो गया जीरो, ठीक है। अगर इसको हम इसको यहाँ माइनस है, इसको इधर कर दें तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों ओर से माइनस हटाने पर हम ऐसे लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इससे देखो स्टूडेंट, एक यहाँ हमारे पास बना रिलेशन डी आई का बना, डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल बना, ठीक। और साइन ओमेगा टी डी टी हुआ, साइन ओमेगा टी डी टी हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दें, अब तो इंटीग्रेट करेंगे तभी करंट निकलेगी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से, इसका बाय इंटीग्रेशन देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन करने पर क्या निकलेगा, आई का डी आई का इंटीग्रेशन आई आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल है हमारा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ इधर ओमेगा टी है, तो जब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर निकल आता है और नीचे जाता है, तो यहाँ पर आया नीचे इंटू ओमेगा आ गया, ठीक। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास ओमेगा टी, तो ये हो गया माइनस का कास ओमेगा टी हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल लिख सकते हैं, ठीक। और ये कास है हमारा, तो माइनस का अगर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखें, अगर माइनस में देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर ये पहले होता, ये हमारा पहले होता, तो हमारा निकलता साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, लेकिन उसका उल्टा हमने यहाँ लगाया हुआ है, देखिए ये माइनस, हमने इस माइनस के कारण हमने इसको ओमेगा टी माइनस 90 लिखा है, ये 90 डिग्री लिखा है। हम लोग जो पढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो यहाँ एक हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान से देखिएगा, इसको उलट के लिख दें, थीटा माइनस 90 डिग्री लिख दें, ठीक है। पहले हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का फिर आ जाएगा कास थीटा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस का हो जाएगा कास थीटा। इसका मतलब अगर हमारा माइनस का कास थीटा लिखा है तो हम इसको साइन थीटा माइनस 90 लिख सकते हैं,
तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो हमने इसको लिख दिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री मीन्स पाई बाई टू। ठीक, तो यानी आप देखिए इसका इक्वेशन हमारा क्या बना स्टूडेंट, यहाँ से हमारा इक्वेशन बना आई का, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आया। ठीक, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ गया। अब इसको अगर हम ये पीक वैल्यू हो गया वी नॉट ओमेगा एल अपॉन ओमेगा एल, ये पीक वैल्यू हो गई करंट की। तो अब ये करंट की अगर पीक वैल्यू हो गई तो आई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हमारा एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हुआ, इसमें हुआ प्योर इंडक्टर में हुआ। अब इसमें देखो स्टूडेंट एक चीज और यहाँ पे आ रही है, वो आ रहा है ये हमारा ओमेगा एल आ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा एल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक, तो रिएक्टेंस अब कैपेसिटर में भी होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, डिनोटेड बाई एक्सएल। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सएल, यानी इसका फार्मूला क्या हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या फार्मूला हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसकी यूनिट क्या हुई, यूनिट हुई ओम, इसकी भी यूनिट क्या हुई, ओम हुई। ठीक है, इसको हिंदी में प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल लिखते हैं। यही ओमेगा एल जो नीचे यहाँ आया इस फार्मूले में, इसका यूनिट ओम होता है। इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। इसमें देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी होगी तभी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, जबकि रेजिस्टेंस जो होती है वो मटेरियल में ऑलरेडी रहती है। तो ये जो है रेजिस्टेंस नहीं है, उससे डिफरेंट है, तो इसीलिए इसका डिफरेंट नाम हम लोग रखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये है फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ओमेगा देखिए इसके फार्मूले में एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओके, देखो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आया है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए प्योर कैपेसिटर। अब हम लोग देखेंगे प्योर कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो होती है, क्या इक्वेशन है उसका, यानी शुद्ध संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, ये है संधारित्र। ठीक है, जब इसको हम लोग कोई भी वोल्टेज इस पर अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इस पर चार्ज क्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी पढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहाँ V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हम इसको V को रिप्लेस करके लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, इससे हमारे लिए Q का एक इक्वेशन बनेगा चार्ज का, Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी बना। ठीक है,
आप देखो स्टूडेंट, अगर हमें इसमें करंट निकालना है तो करंट I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको डी क्यू अपॉन डी टी से निकालें तो C और V नॉट तो कांस्टेंट हो गए, बाहर हो जाएंगे इसमें। तो I की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले Q की वैल्यू पूरी लिख देते हैं, D और इसमें आ गया C और V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। ठीक है, और सी वी नॉट को बाहर निकाल लेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा सी और वी नॉट। अब हमारा आया डी बाई डी टी, और इधर आ गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आ गया। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टी के साथ जो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इससे जो हमारी आई की वैल्यू आ गई, ओमेगा बाहर आ गया, तो हम लोग ओमेगा सी इसको लिख सकते हैं और वी नॉट लिख सकते हैं, और उसके बाद साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, I इज इक्वल टू, इधर ओमेगा सी आ गया हमारा, क्या आ गया, ओमेगा सी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कास ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई 2। देखो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट हुआ, तो ऐसे इक्वेशन हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे करंट का इक्वेशन हुआ, किसमें, जब हमारा प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आया, 1 अपान ओमेगा सी, तो एक रेजिस्टेंस की ही तरह वी नॉट अपान आर हो रहा है ना, वी नॉट अपान आर का आई हुआ, तो इसका मतलब ये भी कुछ रेजिस्टेंस जैसा व्यवहार करता है, तो इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1 अपान ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई एक्स सी लिखते हैं। ठीक है, यानी एक्स सी का एक यहाँ पर फार्मूला क्या आया, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी आया। ठीक है, ये हमारे इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हुआ। अब ओमेगा की जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह 2 पाई एफ रख सकते हैं, वो हम लोग आगे रखेंगे। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान ओमेगा सी। इसको रेजिस्टेंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ठीक है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स सी किस पर बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, इसलिए इसको रिएक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते। पर यूनिट वगैरह सब ओम है और इनका बिहेव भी रेजिस्टेंस का है। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको इक्वेशन बताया, हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन बताया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्योर रेजिस्टेंस में हमने आपको करंट का इक्वेशन बताया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच फेज सेम है, ओमेगा टी इसका भी फेज है, ओमेगा टी इसका भी फेज है। तो अगर हम इनको किसी ऐसे डायग्राम पर दिखा दें जिसमें वोल्टेज करंट और फेज एंगल रिप्रेजेंट हो, तो ऐसे डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम या फेज आरेख कहते हैं। ठीक है, यानी डायग्राम बिटवीन वोल्टेज करंट एंड फेज एंगल इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ये फेजर डायग्राम हमने बनाया है, तो इसमें देखो करंट कम होती है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए करंट यहाँ तक दिखाया, वोल्टेज यहाँ तक दिखाया। ठीक है, अब इनके बीच का जो एंगल दोनों के लिए ओमेगा टी इसका भी है, ओमेगा टी इसका भी है, तो ये मूल यानी फंडामेंटल पोजीशन से हमने ओमेगा टी एंगल बनाया हुआ है। इसमें देखो स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज इक्वेशन बताया। करंट का इक्वेशन हमने बताया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब इसका फेज जो है पाई बाई टू इससे कम है, वोल्टेज वाला ज़्यादा है, करंट वाला कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है वो हमारा लीडिंग वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, लीडिंग है। कितना लीडिंग है, इन फेज पाई बाई टू, यानी कला में पाई बाई टू डिग्री वोल्टेज अग्रगामी है। लीडिंग का मतलब अग्रगामी है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने बनाया स्टूडेंट, ये वोल्टेज हमारा जैसे इसमें बना था वैसे ही इसमें बना हुआ है, लेकिन करंट इससे लैगिंग में है। करंट जो है माइनस का पाई बाई टू एंगल है, यानी पीछे है करंट, लैगिंग में है। तो जब करंट लैगिंग में होती है तो उसको हमने 90 डिग्री नीचे ऐसे बनाया है, तो करंट इधर आ गई है। ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम हुआ। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब हमने आपको करंट का इक्वेशन क्या बताया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बताया। अब इसमें हमारा क्या है कि देखो करंट के इक्वेशन में पाई बाई टू फेज प्लस हो गया है, तो इसका मतलब इसका फेज ज़्यादा है, इसका फेज कम है, तो करंट इसमें लीडिंग में है और वोल्टेज लैगिंग में है। इस कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर है ये, प्योर कैपेसिटर में करंट लीडिंग होगी, वोल्टेज लैगिंग होगा, यानी वोल्टेज लैगिंग करंट लीडिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वोल्टेज तो V का हमने ऐसे ही बनाया जैसे इसमें बनाया है, फंडामेंटल पोजीशन से ओमेगा टी एंगल ले लिया और इसको खींच दिया है। अब इस पर 90 डिग्री जो करंट की लीडिंग है, तो वो 90 डिग्री लेकर के ऐसे हमने आई को बनाया हुआ है। तो ये इसके लिए फेजर डायग्राम हुआ। ठीक है, और हमने बताया इसमें तो रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला ओमेगा एल हमने अभी डिराइव किया है, और ओमेगा की वैल्यू अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दें तो 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है ये जो। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। ठीक है, अब ये रिएक्टेंस का फार्मूला ऐसा लिखते हैं और इसका यूनिट हम लोग ओम लिखते हैं। ठीक है, किसका रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात इसको कहते हैं, जिसमें ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, ये इसी पर बेस्ड है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं। फिर हमने एक्सी का फार्मूला 1/ओमेगा c बताया। ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिखते हैं, तो 1/2 पाई एफ सी इसका फार्मूला बताया, और इसको हम लोग इसका भी यूनिट ओम लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, इसमें फेज कितना आया, 90 डिग्री आया। कौन है इसमें 90 डिग्री, लीडिंग में, वोल्टेज लीडिंग में है, करंट लैगिंग में है। इसमें उसका उल्टा है, वोल्टेज। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर करंट का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू इसमें जो है ज़्यादा है ये। ठीक है, मोर है, यानी इसका फेज ज़्यादा है, इसका फेज कम है। ठीक है, तो जिसका फेज मोर होता है वो लीडिंग होती है और दूसरा लैगिंग होता है। हिंदी वाले बच्चे इसको देख लें, इसमें क्या है, ये
लीडिंग का मतलब अग्रगामी और लैगिंग का मतलब पश्चगामी होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में दोनों के लिए फेज सेम है, ओमेगा टी दोनों का फेज सेम है। ठीक है, जबकि इसमें देखिए, इसमें करंट का फेज -π/2 है, ओमेगा टी -π/2 और इसका ओमेगा टी है, तो इसका मतलब यहाँ π/2 एंगल से ये लैगिंग में है। करंट लैगिंग में है, मतलब कि पश्चगामी है, और वोल्टेज इसमें अग्रगामी है। ठीक है, वोल्टेज अग्रगामी है, करंट पश्चगामी। इसमें क्या है, करंट अग्रगामी है और वोल्टेज पश्चगामी। कितने से? 90 डिग्री से। इसमें कला में 90 डिग्री ये भी है, कला में 90 डिग्री ये भी है, लेकिन फर्क कितना है, इसमें करंट कला में पीछे है और 90 डिग्री, और इसमें करंट कला में आगे है 90 डिग्री। ठीक है,